आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन विभव के अनुप्रयोग। तो आयनन विभव के अनुप्रयोग के अंतर्गत अगर बात करें तो ये धात्विक और अधात्विक तत्वों में जो है अंतर क्या होता है। तो धात्विक का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस और उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाया जाता है, धन बनाया जाता है। ठीक ना। धात्विक तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक तत्व। और वे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कौन सा आयन बनाते हैं, तो धनायन। बात करते हैं अधात्विक तत्व। तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सा आयन बनाते हैं, तो ऋण आयन बनाते हैं। तो धात्विक और अधात्विक क्या होता है, बात सुनाई, कोई दिक्कत। तो धात्विक तत्व जो होते हैं उनका आयनन विभव अधिक ये कम होता है और अधात्विक तत्वों का आयनन विभव अधिक होता है। अब इसको अगर समझना चाहें तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप में जो है सेल्फ डिपेंड आदमी है, ठीक ना, मतलब आप अपने आप में जो आत्मनिर्भर है और आपको जो है कुछ काम करना है, पैसे की जरूरत है आपको और आपके पास पैसे कम है। इस केस में जो है आपके पास जो पैसा है उसको आपको आप मान लीजिए किसी को देना चाहते हैं तो देने के मामले में आपको ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, ज्यादा सोचना विचारना पड़ेगा कि मतलब जो मांगा उसको दे दिया, जो मांगेगा उसको दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी से पैसा उधार लेना है तो उससे बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका धन है, आप उसके बारे में चाहे कम सोचिए चाहे ज्यादा, यार देना है दे देते, बात खत्म। अब मान लीजिए किसी से आपको लेना है तो आप जो उससे लेने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट पेश करेंगे, मतलब आप जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे ताकि वो आपको पैसा दे दे। तो इसी तरह जो है जो धातुएं होती हैं, ठीक है ना, जो धातुएं होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कम ऊर्जा बाहर से लगाना पड़ता है और जो अधातुएं होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब अगर बाहर से कम ऊर्जा लगेगा तो आयनन विभव कम होगा, अगर बाहर से ज्यादा ऊर्जा लगाया जाएगा तो आयनन विभव अधिक होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कार्बन जो होता है ये इसके बाह्यतम कोश में जो है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसका 2 और 4 बना। अब देखिए बाह्यतम कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर जो है धनावेश और ऋणावेश दोनों पाया जा सकता है। लेकिन अब जो है इसने एक चीज केयर किया कि इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम ऊर्जा लगेगा, क्योंकि बाहर में होना चाहिए कितना, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। इसको जो है इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है टोटल बनाने कितनी, 8। इसके पास ऑलरेडी कितना है, 4, ठीक ना। अगर इसके पास 4 है तो यह अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हालांकि ये धातु का एग्जांपल नहीं कार्बन, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं केवल कि मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन देगा कैसे लेगा। अगर ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। इस दौरान इसने एक चीज का ध्यान दिया कि इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी बाहर से, ठीक है, और ग्रहण करने में ज्यादा। इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही जो है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधातुओं में जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। तो मतलब धातुओं को अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो बाहर से हम कम ऊर्जा लगाएंगे तो आयनन विभव का मान कम होगा। आयनन विभव क्या बोलता है, बाहर से आप कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं। तो धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कम ऊर्जा बाहर से देना पड़ता है, इसलिए आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा। और अधातुओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बाहर से हमको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, इसलिए जो है आयनन विभव का मान क्या होता है, ज्यादा। आईई का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयनिक ऊर्जा। बात समझ आई, कोई दिक्कत, ठीक। फिर दूसरा आता है आबंध या बंध की प्रकृति। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे बंध जो होता है जनरली 2 टाइप का होता है, एक तीर वाला और एक सिंपल वाला। ये तीर वाला जो है
ये ऐसा बंध है जिससे ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया? दान कर दिया गया, मतलब हमेशा के लिए दे दिया गया। और ये जो तीर वाला सिंपल वाला है इसको बोलते हैं साझा वाला, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी। जो सिंपल वाला बांड होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी, और जो तीर वाला उसको क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी। तो जो हमारा सहसंयोजी होता है ये सिंपल बांड होता है, और जो आयनिक बांड वाला होता है ये कौन सा होता है? तो उपसहसंयोजी। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? कोई दिक्कत? और सहसंयोजी वाला क्या होता है? सिंपल बांड होता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बात की जाए, कोई तत्व हम मान लेते हैं सोडियम है ना, और यहां पर क्लोरीन है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। इसके बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन आया? एक। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है ये इसको क्या करेगा? दान कर देगा। तो यहाँ पे सहसंयोजी आया या उपसहसंयोजी? उपसहसंयोजी आ गया। तो यहाँ पर जो है सोडियम जो धनावेशित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये बोल रहा है कि जो आयनिक बंध वाले होते हैं, मतलब जहां पर आयनिक बंध बनेगा उनका जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है? कम। आयनन विभव कम क्यों होगा? अभी आपने पढ़ा कि जो धातु होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बाहर से कम ऊर्जा देना पड़ेगा, ज्यादा? कम। तो अगर यहाँ पर धातुओं का जो है आयनिक ऊर्जा कम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर धातुओं पर ही तो जो है हमारा आयनिक बंध पाया जाएगा कि आधातु पर? आधातु तो हमेशा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धातुएं होती हैं, मतलब जिन तत्वों में जो आयन बनाने की प्रकृति होती है वो क्या होते हैं? तो उनका जो आयनिक विभव होता है वो क्या होता है? कम होता है। बात सुन रही? कोई दिक्कत? और सहसंयोजी बंध, अब जैसे मान लीजिए लिखा है Cl2, क्या लिखा है? Cl2। Cl2 में बोल रहा है कै परमाणु? 2 परमाणु। अगर 2 परमाणु की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन हमको कितना दिखाना है? 2 दिखाना है, ठीक। तो एक क्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ जो ये सिंपल वाला बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जो है सहसंयोजी बंध बनाएंगे। अभी जहां पे क्या है, यहाँ पे एक चीज को जो है, मतलब अगर इस वाले क्लोरीन से पूछा जाएगा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कि इसके इलेक्ट्रॉन सहित गिनवा देगा। कितना इलेक्ट्रॉन गिनवाएगा? तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 है, एक। ये वाले से पूछा जाएगा तो बोलेगा ठीक है, ये हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक बॉन्ड के माध्यम से साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को लेकर लफड़ा चल रहा है कि कंफर्म है किसका है? कंफर्म नहीं है ना। तो जब कंफर्म नहीं है तो यहाँ पे खींचातानी लगा हुआ है कि मतलब शांत है मामला? लगा हुआ ना। तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध में क्या होता है, मतलब स्पष्ट नहीं होता कि किसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो इसकी आयनन विभव ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब पता लगा कोई एक बार, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, 2 भाइयों के बीच मान लीजिए विवाद है, ठीक ना। तो एक भाई ने कहा इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसको ले जाए, अगर ये लेना चाहते तो ले जाए। वहां पे कोई विवाद है? नहीं है। तो वहां पर आसानी से मामला निपट गया। और मान लीजिए 2 भाइयों के बीच विवाद है किसी एक सामान को लेकर। अब दोनों जो है एक तरफ से वो खींच रहा है, एक तरफ से वो खींच रहा है, दोनों अगर खींचातानी कर रहे हैं तो वहां पर जो है विवाद को स्पष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए ज्यादा उस पर डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। उस पर ज्यादा जो विचार विमर्श किया जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि जहां पर सहसंयोजी बंध होगा, मतलब साझा वाला मामला होगा, वहां पर आयनन विभव का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साझे वाले बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है। और वही NaCl में क्या था?
NaCl में जो है सेम कंडीशन ये था कि इसके बाद हम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 3 3 6 7। ये बोला कि हमको नहीं चाहिए, दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है, उपसहसंयोजी। ये कौन सा है, उपसहसंयोजी। और यहाँ पे क्या है, तो सहसंयोजी। तो सहसंयोजी वाले में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, उपसहसंयोजी वाले में, सहसंयोजी वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं क्रियाशीलता ज्ञात करना, ठीक है ना। तो क्रियाशीलता में आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो होता है वो होता है सोडियम, ये पोटेशियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको नहीं समझ आता कैसे ज्यादा क्रियाशील है, आप एक काम करिए, दूध ले लीजिए। दूध में जो है फिटकिरी जो होता है किसका बना होता है, पोटेशियम और एल्युमिनियम का सल्फेट होता है। और उसमें जो है, ठीक है ना, आप नमक ले लीजिए और फिटकिरी ले लीजिए। दूध में जो है एक बर्तन में जो आप फिटकिरी डालिए और एक बर्तन में नमक डालिए। आप जो देखेंगे फिटकिरी जो होता है इतना तेज रिएक्शन करता है कि तुरंत दूध जम जाएगा, लेकिन नमक उतना तेज रिएक्शन नहीं कर पाता। इसका मतलब अगर पोटेशियम को क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया तो क्या कारण है, मतलब उसका रिएक्शन करने का स्पीड जो क्या वो बहुत ही ज्यादा है। बस समझे? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, आप लोग जनरली देखे होंगे कि जैसे फिटकिरी को जो दूध में डाला जाता है तुरंत दूध क्या हो जाता है, जम जाता है, फट जाता है ना। तो ऐसा क्यों है, अगर वो बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं करता तो दूध जमता या फटता नहीं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये ऐसे जो है हाइड्रोजन तक घटता चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तुरंत क्या होगा, तत्वों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटती चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्रियाशीलता अगर आपको ज्ञात करना है तो अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं, तो जैसे मान लीजिए सोडियम और पोटेशियम में बात की जाए, ज्यादा क्रियाशील कौन, पोटेशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम में बात की जाए ज्यादा क्रियाशील कौन, कैल्शियम, ठीक है ना। तो जिन तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है उनका आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। मतलब उनको बाहर से कम ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, रिएक्शन करवाने के लिए। मान लीजिए वो पहले से खुद जो है तेजी से रिएक्शन कर रहा है तो उसको आपको ज्यादा एनर्जी बाहर से लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत एनर्जी लगा देंगे तब भी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, अब क्रिया वेग बढ़ जाएगा। अब क्रिया वेग क्या होता है, तो किसी तत्व के रिएक्शन करने की जो दर होती है, स्पीड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अब क्रिया का वेग, ठीक है ना। तो जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा उसका आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं कम क्रियाशील तत्व जो होंगे उनको जो है आपको उनकी क्रिया दर को बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देंगे, तब क्या होगा, वो कुछ स्पीड को अपने बढ़ाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि रिएक्शन तेजी से हो। ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि उस रिएक्शन में जो आप बाहर से गर्मी वगैरह देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो आप बाहर से जब ऊर्जा देंगे तब जाके उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो कम क्रियाशील तत्वों का जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और आयनन विभव का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी रिएक्शन किसी परमाणु के द्वारा जो है उसको विलगित करके उसको गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊर्जा आप प्रयोग में लाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव। तो सीधा सीधा मामला ये है, जितना आप जो है उसका रिएक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए बाहर से ऊर्जा देंगे वही क्या कहलाएगा, आयनन विभव, ठीक है ना। तो कम क्रियाशील है तो उसका स्पीड आप सोचेंगे बढ़े, तो उस केस में क्या करेंगे, आप उसको बाहर से ऊर्जा अधिक देंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझे? फिर बात करते हैं आक्सीकारक एवं अपचायक गुण। आक्सीकारक एवं अपचायक के पहले जो है आप लोग आक्सीकरण और अपचयन के बारे में जान लीजिए। आक्सीकरण क्या होता है, ग्रहण करना। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई तत्व है उससे आकर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई तत्व हूं, मुझसे ऑक्सीजन आकर जुड़ता है
या हाइड्रोजन निकलता है, मतलब ऑक्सीजन या तो मेरे पास आए या तो हाइड्रोजन मुझसे दूर जाए, तो मेरे साथ कौन सी घटना होगी? ऑक्सीकरण। या और अपचयन के सेंस में मान लीजिए मैं कोई तत्व हूं, अगर कोई ऑक्सीजन जो है मुझसे दूर जाए और हाइड्रोजन मेरे पास आए, तो मेरे साथ कौन सी घटना हुई? अपचयन। ठीक ना? तो इस मामले में थोड़ा सा उल्टा ये होता है कि जो तत्व जो है ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, जिस तत्व के साथ ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक होता है, उल्टा हो जाएगा। और जिस तत्व के साथ अपचयन होता है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। देखिए लिखे हैं अपचायक और ऑक्सीकारक है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इस केस में जिन तत्वों का आयनन विभव कम होगा वे कैसे होते हैं? तो अच्छे अपचायक होते हैं। और जिन तत्वों का आयनन विभव अधिक होगा वो अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। बात समझेंगे? समझे? आई लिखेंगे? नहीं समझ में आ गया सर।